जय हिंद स्टूडेंट्स। अपने बायोकेमिस्ट्री टॉपिक चल रहा था और उसमें मोनोसेकेराइड्स अपन ने पढ़ लिए थे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, जो ओलिगोसेकेराइड है वो दो शब्दों से मिलके बना है। एक है ओलिगो और दूसरा है सेकेराइड। एक है ओलिगो और दूसरा क्या है बेटा, सेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है ए फ्यू, मतलब कुछ, अपन क्या कह सकते हैं बेटा, कुछ। और सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शर्करा। सेकेराइड का मतलब क्या होता है बेटा, शर्करा। तो ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, कुछ शर्करा, मतलब शर्करा या शर्कराएं जिसे कह सकते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, कुछ शर्कराएं। ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या हो गया, कुछ शर्कराएं। अर्थात परिभाषा क्या होगी कि वे शर्कराएं जिनमें या वे सेकेराइड जिनमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, जिनमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, जिनमें क्या होते हैं बेटा 2 से 10 कि मतलब जिसे क्या कहें, परिभाषा में सिंपल सा अपन क्या कह सकते हैं कि जिनमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। और ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन संभव है। ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन क्या होता है बेटा, संभव है। और जल अपघटित होकर भी ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण करती है। जल अपघटित होकर भी क्या करती है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण करती है। देखिए बेटा क्या कर रहा है ओलिगोसेकेराइड में, ओलिगो एफ्यू मतलब कुछ हो रहा है, सेकेराइड का मतलब शर्कराएं होती है। जिनमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु होते हैं, ये वे शर्कराएं हैं जो जल अपघटित होकर, ये वे शर्कराएं होती है जो क्या कर रही है बेटा, जल अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम, 2 या 2 से 2 तक तो है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं है, 10 से कम सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती है। जो सरल 2 या 2 से 10 तक सरलतम शर्कराओं को उत्पन्न करती है, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। इस वर्ग में मोनोसेकेराइडों की संख्या के आधार पर, इस वर्ग में मोनोसेकेराइडों की संख्या के आधार पर, जैसे 2 है तो डाइसेकेराइड, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रासेकेराइड। तो देखिए डाइसेकेराइड्स में अपन क्या ले रहे हैं, सुक्रोज और लैक्टोज माल्टोज, सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज। ट्राइसेकेराइड्स में अपन ले रहे हैं रेफिनोज। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल बताइए, ट्राइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल बताइए। तो डाइसेकेराइड्स तो कौन कौन से हो गए, सुक्रोज लैक्टोज और माल्टोज। ट्राइसेकेराइड कौन से हो गए, रेफिनोज। ट्राइसेकेराइड कौन से हो गए बेटा, रेफिनोज। टेट्रासेकेराइड कौन से हो गए, स्टेकियोज। टेट्रासेकेराइड कौन से हो गए, स्टेकियोज। पेंटासेकेराइड में ले गए वर्बेस्कोज। क्या ले रखे हैं बेटा, वर्बेस्कोज। किस में ले रखे हैं, टेट्रासेकेराइड में। आदि है, प्राकृतिक रूप से पौधों में पाए जाते हैं। ये सारे जो डाई ट्राई टेट्रा सेकेराइड्स हैं वो किसके रूप में बेटा, प्राकृतिक रूप से सभी किस में पाए जा रहे हैं बेटा, पौधों में पाए जाते हैं। इस वर्ग में डाइसेकेराइड सबसे महत्वपूर्ण है। जो डाइसेकेराइड्स हैं वो क्या है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। डाइसेकेराइड्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है, जो कि 2 मोनोसेकेराइडों के अणु के संयोजन से बनता है। जो क्या करता है बेटा, 2 मोनोसेकेराइड अणुओं के संयोजन से बनता है। इनमें एक अणु ग्लूकोज का। अब समझो जो डाइसेकेराइड्स बनता है इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया, C12H22O11, जो 2 डाइसेकेराइड्स के संयोजन से बनता है, जिनमें एक तो क्या होता है ग्लूकोज का अणु और दूसरा किसका होता है, फ्रक्टोज का अणु। एक ग्लूकोज होता है जबकि दूसरा अणु पेंटोज या हेक्सोज होता है। पेंटोज या हेक्सोज मतलब फ्रक्टोज 6 संग 6 वाला है तो हेक्सोज में आ गया, पेंटोज 5 वाली संरचना हो जाएगी, 5 कार्बन युक्त संरचना हो जाएगी। आगे देखो बेटा सुक्रोज, जिसमें सामान्य क्या कहते हैं, सुक्रोज को सामान्यतः अपन शर्करा कहते हैं, चीनी कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। इसमें एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु किसका होता है, फ्रक्टोज का। जो सुक्रोज है उसको सामान्य भाषा में अपन क्या कहते हैं, शर्करा, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा, C12H22O11। इसमें 2 अणु होते हैं, एक किसका होता है ग्लूकोज का और दूसरा किसका होता है, फ्रक्टोज का। एक किसका होता है ग्लूकोज का और दूसरा किसका होता है, फ्रक्टोज का। यह मुख्यतः गन्ने और चुकंदर में। अब पाई कहाँ कहाँ जाती है, गन्ने व चुकंदर में। कहाँ कहाँ पाई जा रही है बेटा, गन्ने व चुकंदर में। आगे देखो बेटा, गन्ने और चुकंदर में पाई जाती है। दूसरी बात कर रहा हूँ लैक्टोज शर्करा की। किसकी बात कर रहा हूँ, लैक्टोज की।
जिसको दूध शर्करा भी कहते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? दूध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज को अपन किस नाम से जाना जाता है? दूध शर्करा। इसमें ग्लूकोज के साथ साथ ग्लैक्टोज की इकाई भी होती है। अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो ग्लूकोज पाया जाता है और दूसरा इसमें ग्लैक्टोज पाया जाता है। एक तो ग्लूकोज पाया जाता है, दूसरा इसमें क्या पाया जाता है? ग्लैक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इकाइयों का संयोजन होता है। तीसरी मुख्य डाइसेक्राइड है माल्टोज, और तीसरी मुख्य डाइसेक्राइड कौन सी है बेटा? माल्टोज। इसमें कौन शर्करा होती है? माल्ट शर्करा। कौन शर्करा होती है? माल्ट शर्करा। देखिए तीसरी क्या है? माल्टोज, जिसमें 2 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं और इसमें पाए क्या जाते हैं? 2 ग्लूकोज अणु। 2 ग्लूकोज अणु पाए जाते हैं। 2 मोनोसेक्राइड के मध्य बने बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं और 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों के मध्य बने बंध को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या कहेंगे बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बंध। समझिए अपन बात किसकी कर रहे हैं? ओलिगोसेक्राइड की। ओलिगोसेक्राइड में बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना, एक है ओलिगो और दूसरा है बेटा सेक्राइड। ओलिगो का मतलब होता है एफ यू का मतलब होता है कुछ, और सेक्राइड का मतलब होता है शर्कराएं। तो ओलिगोसेक्राइड का मतलब क्या हो गया? कुछ शर्कराएं। क्या हो गया? कुछ शर्कराएं, अर्थात जिनका निर्माण 2 से 10 मोनोसेक्राइड इकाइयों से होता है। अर्थात जिनका निर्माण 2 से 10 मोनोसेक्राइड इकाइयों से होता है। ये वे शर्कराएं होती है जो जल अपघटित होकर भी 2 से 10 मोनोसेक्राइड शर्कराएं देती है। और मोनोसेक्राइड शर्कराओं के आधार पर इसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा या पेंटासेक्राइड के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी मुख्य शर्करा है वो है कौन सी बेटा? डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड्स में अपन 3 प्रकार के डाइसेक्राइड्स लेते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज और सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। देखिए बेटा इन तीनों का सामान्य सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11। सबसे पहले बात कर रहा हूँ बेटा मैं सुक्रोज की, जिसको अपन सामान्यतः क्या कहते हैं? शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा, जिसका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। इसमें 2 अणु होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, एक क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज। और ये गन्ने व चुकंदर से प्राप्त होती है। गन्ने व चुकंदर से प्राप्त होती है। दूसरा कौन सा है बेटा? लैक्टोज। ये दूध शर्करा भी कहलाती है। इसमें 2 अणु होते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का सामान्य सूत्र C12H22O11। और तीसरी हो रही है माल्टोज। तीसरी कौन सी हो रही है? माल्टोज। इसमें कौन शर्करा होती है? माल्ट शर्करा। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। इसमें भी 2 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 ग्लूकोज के अणु। और देखिए बेटा 2 जो मोनोसेक्राइड इकाइयां होती है उनके मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों के मध्य कौन सा बंध होता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। ये बात हो गई किसकी बेटा? ओलिगोसेक्राइड की। नेक्स्ट अपन नंबर 3 बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। देखिए बेटा पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है कि इसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है। 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं। मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं। इसका मतलब पॉलीसेकेराइड भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या ले लिया? पॉली, और दूसरा क्या ले लिया? सेकेराइड। एक ले लिया पॉली, दूसरा क्या ले लिया? सेकेराइड। पॉली का मतलब क्या हो जाएगा? अनेक, और सेकेराइड का मतलब क्या हो जाएगा? शर्कराएं। तो जिनका निर्माण अनेक शर्कराओं से होता है, जिनका निर्माण किससे बेटा? जिनका निर्माण अनेक शर्कराओं से होता है, क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन क्या दोगी कि वे शर्कराएं जिसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां पाई जाती है। वे शर्कराएं जिनमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां पाई जाती है और जो जल अपघटित होकर भी 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण करती है, पॉलीसेकेराइड कहलाती है। देखो मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिसका अणुभार बहुत अधिक होता है। मोनोसेकेराइड अथवा ओलिगोसेकेराइड के ऐसे बहुलक जिनका अणुभार क्या होता है? बहुत अधिक होता है, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। अब समझो बेटा पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय, स्वादहीन और जल में अविलेय। अक्रिस्टलीय, स्वादहीन व जल में अविलेय होते हैं। जल में अविलेय होते हैं। अक्रिस्टलीय, स्वादहीन और जल में कैसे क्या होते हैं बेटा? अविलेय होते हैं। अतः
इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। इसके कारण, इन्हीं के कारण इन्हें क्या कहते हैं बेटा? अशर्करा भी कहते हैं। इन्हीं के कारण इसे क्या नाम दिया गया बेटा? अशर्करा। आगे देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि साधारणतः क्या होते हैं बेटा? पॉलीसेकेराइड। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। एक जंतु शर्करा है बेटा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है बेटा? एक जंतु शर्करा। आदि साधारण क्या है बेटा? पॉलीसेकेराइड्स। जबकि पैक्टिन, लिग्निन, हेमिसेलुलोज आदि जटिल पॉलीसेकेराइड है बेटा। जबकि क्या? पैक्टिन, लिग्निन और क्या बेटा? हेमिसेलुलोज आदि जटिल पॉलीसेकेराइड से हैं। आगे देखो बेटा, पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? C6H10O5 का होल एन। C6H10O5 का होल एन। O5 का होल एन क्या है बेटा? इसका सामान्य सूत्र। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C6H10O5 का होल एन। जहाँ एन का मान अज्ञात है, कितना भी हो सकता है। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के उच्च बहुलक होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं मोनोसेकेराइड के क्या होते हैं बेटा? उच्च बहुलक होते हैं। रासायनिक रूप से पॉलीसेकेराइड साधारण शर्कराओं के एनहाइड्राइड तथा तनु अम्लों के साथ गर्म करने पर जल अपघटित होकर शर्कराएं देते हैं। तनु अम्लों के साथ गर्म करने पर जल अपघटित होकर क्या देते हैं बेटा? शर्कराएं देते हैं। सेल्यूलोज प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। सेल्यूलोज प्रकृति में मिलने वाला क्या है बेटा? सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यह सभी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन पूछा सकता है, सभी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है बेटा? सेल्यूलोज। इसके मुख्य स्रोत लकड़ी, जूट, पटसन, रुई आदि हैं। तो सेल्यूलोज के मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? रुई, जूट, पटसन, लकड़ी आदि हैं। सन, पटसन एवं कपास में 97 से 99% सर्वाधिक रूप से सेल्यूलोज किस में पाया जाता है बेटा? सन, पटसन और कपास में। कितना? 97 से 99%। अनाजों के भूसों में 30 से 43% होता है। अनाजों के भूसों में सेल्यूलोज 30 से 43% होता है। कपास अर्थात रुई लगभग शुद्ध सेल्यूलोज होता है, और जो रुई होता है अपने आप में प्योर क्या है? 100% सेल्यूलोज होता है। स्टार्च को एमाइलम भी कहते हैं। स्टार्च को क्या नाम दिया गया बेटा? एमाइलम भी कहते हैं। स्टार्च वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च जो होता है वनस्पतियों में क्या होता है बेटा? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पौधों का सुरक्षित खाना बताया जा रहा है। पौधों का, और जो स्टार्च होता है वो पौधों का सुरक्षित खाना बताते हैं। आगे देखो बेटा, आलू, चावल, सभी अनाज, शकरकंद, अखरोट, साबूदाना आदि सभी भोज्य पदार्थ में स्टार्च मुख्य स्रोत होता है। जो ये सारे भोज्य पदार्थ हैं इसमें स्टार्च मुख्य स्रोत होता है। आलू में 15 से 20% स्टार्च की मात्रा बता रहे हैं बेटा। आलू में कितनी? 15 से 20%। गेहूं में 60 से 70%। गेहूं में कितनी बेटा? 60 से 70%। मक्का में 65 से 70। मक्का में कितनी? 65 से 70%। चावल में 75 से 80। चावल में कितना परसेंट है बेटा? 75 से 80% स्टार्च होता है। नेक्स्ट आ रहा है ग्लाइकोजन। सभी जंतु कोशिका उत्तकों, यकृत तथा मांसपेशियों, सभी जंतु कोशिका उत्तक, यकृत और मांसपेशियों में मुख्य रूप से संचित कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। ग्लाइकोजन किसके रूप में मिलता है? संचित कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। इसलिए इसे जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च। पूछा जा सकता है ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च क्यों कहते हैं? यह मांसपेशियों की अपेक्षा यकृत में अधिक मिलता है। यह मांसपेशियों की अपेक्षा किस में अधिक मिलता है बेटा? यकृत में अधिक मिलता है। मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के समय संचित ग्लाइकोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे मांसपेशियां सिकुड़ती है और फैलती है तो संचित ग्लाइकोजन होता है वो अपने शरीर को क्या प्रदान करता है बेटा? ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखिए, निराहार या भूख के समय में इसकी मात्रा कम हो जाती है। जब अपन व्रत करते हैं या अपने को भूख लगी होती है तो इस समय इस ग्लाइकोजन की मात्रा अपनी बॉडी में क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है।